अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, मैं पिछले दिनों से देख रहा हूँ कि भारत के टीवी चैनल्स पे कभी नजम सेठी आ रहा है, कभी हामिद मीर आ रहा है। जबकि सबको पता है कि हामिद मीर, नजम सेठी पाकिस्तान आर्मी के सबसे बड़े टाउट्स हैं, लेकिन भारत के चैनल उनको बुला रहे हैं। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि चलो भारत के चैनल पे बुलाया जाता था कुछ यूट्यूबर्स को और कुछ पाकिस्तानी ऐसे ही लोगों को जो कि क्रिटिसाइज करते थे पाकिस्तान को, या छोटे लेवल के लोग आके पाकिस्तान की हक में भी बोलते थे। तो समझ में आता है यहाँ पे नजम सेठी और हामिद मीर जैसे टाउट्स को बुला के आप उनको टीवी पे दिखाते हैं भारत के। मुझे कोई एक इंडियन बता दें जिसको कि पाकिस्तान टीवी पे बुलाया जाता हो। मुझे बता दें कि कहीं किसी पाकिस्तान टीवी चैनल पे जनरल बख्शी को बुलाया गया, मेजर गौरव आर्या को बुलाया गया। हालांकि ये लोग तो आप भारत की आर्मी के या सरकार के टाउट्स नहीं हैं, लेकिन ये बड़ा स्ट्रांगली अपने नेशनलिज्म के ज़रिए भारत का डिफेंस करते हैं। कभी पाकिस्तानी चैनल ने इनको छोड़ें किसी भारत के स्कॉलर को या किसी को बुलाया कि कभी कभी आपने देखा हो? लेकिन पाकिस्तान के इन टाउट्स को भारत के चैनल पर बुलाया जाता है। सख्ती पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, मिलिट्री जनता की तरफ से इतनी है कि अभी श्रीमती आशा भोंसले जी का देहांत हुआ। कितना बड़ा फिगर थी आशा भोंसले, और कभी आशा भोंसले का कोई पॉलिटिकल हिसाब किताब हो, कभी उन्होंने कोई पॉलिटिक्स की हो, कभी पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात की हो, कुछ भी नहीं। इतनी लेजेंड सिंगर जिनके साथ नुसरत फतेह अली खान, पाकिस्तान के बड़े बड़े सिंगर्स, नूर जहां के साथ, मेहदी हसन के साथ, सबके साथ इनके बड़े करीबी कनेक्शंस रहे हैं। और एक म्यूज़िक की दुनिया में इनके काफ़ी वो था, पाकिस्तानी सिंगर्स के साथ एक कनेक्शन। उनके देहांत पे पाकिस्तान के जियो टीवी ने उनकी याद में एक प्रोग्राम रखा और ख़बर दी कि भाई देखें, म्यूज़िक की दुनिया के इतनी बड़ी लीजेंड का देहांत हो गया। और एक जो एरा था जिसमें लता मंगेशकर जी, किशोर जी, रफ़ी जी, मुकेश जी, वो सब थे, इसमें आखिरी ये रह गई थी, वो भी चल बसी। और उसके लिए कुछ उन्होंने एक उनकी याद में एक प्रोग्राम रिलीज़ किया। तो पेमरा ने नोटिस भेजा जियो टीवी को कि आपने एक इंडियन के बारे में प्रोग्राम क्यों किया। पेमरा इज़ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा जो पाकिस्तान के मीडिया वगैरह के हवाले से चीज़ें करता है। हद है कि नहीं? और देख लें भारत के चैनल, ख़ास तौर पे मैंने देखा है राजदीप सरदेसाई है ना, वो रोज़ लेके आ जाते हैं किसी को। और इस वक्त जैसे बंगाल के इलेक्शंस के हवाले से, चूँकि उनकी धर्मपत्नी सागरिका जी जो हैं वो ममता बनर्जी की टीएमसी की सेनेटर हैं, नॉन बंगाली होते हुए, तो उनकी उस इलेक्शन के हवाले से एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट की जगह वो एक बायस्ड रिपोर्टिंग कर रहे हैं राजदीप सरदेसाई। और सागरिका जी जो कि खुद बंगाल से नहीं है, यूसुफ पठान गुजरात से हैं, उनको ममता बनर्जी ने वहाँ पे सेनेटर और मतलब राज्यसभा में बिठाया हुआ है। लेकिन ममता बनर्जी और सागरिका और इनकी पार्टी की टोटल इस वक्त इलेक्शन कैंपेन इस बात पे चल रही है कि आउटसाइडर्स को हम बंगाल नहीं रूल करने देंगे, जिस पे अमित शाह जी ने फौरन एक बयान दिया कि बंगाल में बीजेपी जीतेगी तो बीजेपी का बंगाली चीफ मिनिस्टर होगा, जो बंगाल में पैदा हुआ, जो बंगाली ज़बान में पढ़ा लिखा है, बंगाल में पढ़ा है और प्योर बंगाली होगा, लेकिन बीजेपी का होगा। तो वो उनके लिए आउटसाइडर हैं।
गुजरात से यूसुफ पठान को लाके बिठा दें, दिल्ली से सागरिका को लाके बिठा दें, तो वो आउटसाइडर नहीं है। एनीवे, ये मैं भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स है और इस पर मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, तो मेरा बनता भी नहीं है इतना ज़्यादा बोलना। अभी जो टीसीएस की जो लव जिहाद के जो केसेस चल रहे हैं, इस पर मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज किया कि आप उस पर वीडियो बनाएं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि भारत के अंदरूनी मसलों पे मैं ना ही बोलूं तो अच्छा है। वैसे ही आपके पास हज़ारों यूट्यूबर्स हैं, सैकड़ों टीवी चैनल्स हैं, वो सब भारत के इंटरनल इश्यूज पे बोलते हैं। मैं बीइंग स्पेशलाइज्ड इन पाकिस्तान अफेयर्स, टेररिज्म अफेयर्स, तो मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा बोलता हूँ। अरब कंट्रीज़ में मैं रहा हूँ, अरब कल्चर को मैं जानता हूँ, तो मैं उस पर अपने प्रोग्राम रिस्ट्रिक्ट करता हूँ। मुझे भारत के इंटरनल मसलों पे बोलने से ये है कि मैं समझता हूँ कि मॉरली अनलेस के देर इज़ ए कनेक्शन बिटवीन पाकिस्तान या कोई ऐसी चीज़। तो अजीज़ दोस्तों, मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा था। वापस आते हैं ईरान इशू की तरफ कि अभी इज़राइल ने एक इन्वॉय अपॉइंट किया है सोमाली लैंड। आपको पता ही है कि सोमालिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो सोमाली लैंड कहलाता है और 90s से वो तकरीबन आज़ाद है। सिर्फ ये है कि यूएन का मेंबर नहीं है। वहाँ बाकायदा इलेक्शन होते हैं, उनका अपना प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है और मेनलैंड सोमालिया का वहाँ पे कोई अमल दखल है नहीं। इमारात उनको फुल्ली सपोर्ट करता है, इजराइल पूरा सपोर्ट करता है। इजराइल ने अब अपना एक एनवॉय मुकर्रर किया है जिसको कंडेम किया है 12 मुस्लिम देशों ने। इन 12 मुस्लिम देशों में पाकिस्तान तो ज़ाहिर है आपको पता है फ्रंट पे होता है। मुझे हैरत ये हुई कि इसमें सऊदी अरब और कुवैत के अलावा अरबियन गल्फ के बाकी कंट्रीज़, ओमान, कतर, बहरीन, इमारात नहीं थे। इमारात का तो चलो फिर समझ में आता है। और 56 इस्लामिक देशों में सिर्फ 12 ने कंडेम किया है, कोई मोरक्को, ट्यूनीसिया वगैरह नहीं। तो ये है कि डिवीज़न आपको सामने नज़र आ रही है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से जो अमेरिका की दलाली की जा रही है, तो देखें किस तरह ये लोग हिपोक्रेसी में पाकिस्तान टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब आप ये देखें कि एक तरफ ट्रम्प की चमचागिरी कर रहे हैं, उसके जो जंग के हवाले से उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं उसको ईरान के सामने पेश किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ट्रम्प को भी पीठ में छुरा मारा जा रहा है। अब आप ये देखें कि ख्वाजा साद रफ़ीक ये मुस्लिम लीग नून का एक्स मिनिस्टर रहा है और इसका आधा ख़ानदान पार्लियामेंट में होता है हर गवर्नमेंट में। और ये नवाज शरीफ की जो बीवी हैं आंजहानी, बीवी इसकी कुलसुम नवाज जो गुज़र गई हैं, उनका भांजा है। इसके ये 2 भाई थे, दोनों मिनिस्टर रह चुके हैं। तो इसने अभी कहा है कि अमेरिका को चाहिए कि ब्लॉकेट ख़त्म करे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, अगर वो चाहता है कि पाकिस्तान ईरान को नेगोशिएटिंग टेबल पे लेके आए। और चूंकि एग्रेसर्स आर अमेरिका एंड इजराइल, ईरान एग्रेसर नहीं है, ईरान को हरा तो सकते नहीं दे, ये लोग खुद अपना वार का सेल्फ नैरेटिव है वो हार चुके हैं। ईरान वेनेजुला, लीबिया और इराक नहीं है, इस तरह का इन्होंने बयान दिया है। और ये रिटायर्ड एयर मार्शल अरशद मलिक ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप तो नार्सिसिस्ट रास्कल है, गालियां तक दे रहे हैं पाकिस्तान के टीवी चैनल पे। और अजीज़ दोस्तों, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आए, अमेरिका ने कहा हम भी जेट क्रुशनर और विटकॉफ को भेज रहे हैं और नेगोशिएशंस होंगे फलाने ढुमकाने। उसने कहा, ईरान ने कहा कि भाई साहब हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, किसी सूरत में हम नेगोशिएशंस में अब इंटरेस्टेड नहीं है। हम चूँकि आसिम मुनीर आए थे ईरान में, इसलिए हम आसिम मुनीर की उस ऑफर्स का जवाब देने आ रहा हूँ। मैं फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान ने कहा कि मैं जवाब देने आ रहा हूँ। वो आया, कुछ घंटे रहा, आसिम मुनीर से मुलाकात की। देखें, आसिम मुनीर से मुलाकात की, प्राइम मिनिस्टर से नहीं की, फॉरेन मिनिस्टर से नहीं की, सब इसाक डार से। हालांकि इसाक डार उसको रिसीव करने गया था एयरपोर्ट पे, तो आसिम मुनीर भी रिसीव करने गया था। और फिर सारी बातचीत आसिम मुनीर से आके की और चले गए, रशिया चले गए। रशिया से मस्कत, ओमान में आएंगे, फिर वापस ईरान जाएंगे।
तो ये नेगोशिएशंस नहीं कर रहे, ठीक है। मस्कत जा रहे हैं ओमान, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, इसलिए कि ओमान टोटल न्यूट्रल कंट्री रहा है। और ओमान है ना, मोस्ट ऑफ द ईयर्स आप देख लें तो वो हर चीज़ में न्यूट्रल रहता है। उसने कभी इराक अमेरिका जंग में, कभी इधर उधर किसी मसले में कभी कुछ बोला ही नहीं। तो ओमान इस जंग में भी ईरान ने कुवैत, कतर, इमारात, बहरीन, सऊदी अरब, इज़राइल, कहाँ कहाँ हमले किए, लेकिन ओमान पे नहीं किया। तो ये सूरत हाल है इसका। अगेन पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ है। ऑल दो के इन्होंने कहा नेगोशिएशन वापस होंगे, तो इस्लामाबाद टोटल जैम है। आप यकीन माने इस्लामाबाद के बाहर गाड़ियों की मीलों लंबी लाइनें लगी हुई हैं, सबको उधर फंस गए हैं, अंदर नहीं जाने दे रहे नेगोशिएशंस का नाम लेके। हालांकि कोई नेगोशिएशन नहीं, ईरानी फॉरेन मिनिस्टर वापस चला गया और अब अमेरिका का डेलीगेशन आएगा। इसलिए ये आप देखें, अल जजीरा ने इस पर रिपोर्ट पेश की। आज से 4 दिन पहले ये रिपोर्ट आई है, यानी उस वक्त ये कह रहे थे 11 दिन, आज 15 दिन हो गए इस लॉकडाउन को। आपको याद होगा कि भारत की सरकार ने इलीगल स्लम्स हटाए थे जब G20 कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और उसके ऊपर ग्रीन शीट लगा दी थी ताकि गलत इंप्रेशन ना पड़े। उस पर रॉयटर्स ने 4 आर्टिकल लिखे थे, वायर ने 10 आर्टिकल लिखे थे, न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 आर्टिकल लिखे थे, वॉशिंगटन पोस्ट, इंडिपेंडेंट, निकाई एशिया, ब्लूमबर्ग, क्विंट, सब ने लिखे थे। अब पूरा इस्लामाबाद ब्लॉक है और पूरे इस्लामाबाद के स्लम्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं वहाँ पे। उस पे रॉयटर्स, वायर, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, इंडिपेंडेंट, निकाई, ब्लूमबर्ग, निक्विंट, किसी ने एक आर्टिकल नहीं लिखा। अब बायस देखें कि भारत और पाकिस्तान को इंटरनेशनली किस तरह ट्रीट करते हैं ये लोग। अजीज दोस्तों, असद उमर ने भी कहा कि माइंडसेट देखो रूलर्स का, कि पूरे शहर की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, जबकि नेगोशिएशंस का कहीं दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। और आम आदमी की ज़िंदगी के बारे में कभी पाकिस्तान के रूलर्स ने सोचा ही नहीं है। तो इस बार भी आम आदमी मरता है, मरे, इनको इसकी परवाह नहीं है। अजीज दोस्तों, इसी पे एक शाहिद काजी साहब ने एक रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तानी क्यों पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। लाखों पाकिस्तानी हर वक्त इस वक्त जा रहे हैं। एक मैंने और रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें यह था कि लोग अपने घर, अपनी जायदादें, अपना सब कुछ बेच के अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं कि यार हमारी तो जितनी ज़िंदगी रह गई है सो रह गई है, तुम लोग यहाँ से निकलो जहन्नम से। एक और रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, उसमें वो डिटेल से उन्होंने बताया था कि जितना एलिट है ना पाकिस्तान के, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, सब बाहर रहते हैं। और जिनकी बिजनेस और कुछ स्टेक इधर है, उन्होंने भी अपने बच्चों को बाहर रखा हुआ है, पढ़ने के लिए भेजते हैं। इसके बाद वो बच्चे वापस नहीं आते, वो कहते हैं नहीं यहाँ रहने जैसा है ही नहीं। तो ये शाहिद काजी ने रिपोर्ट दी है कि सिविलियंस का इस मुल्क में क्या होगा जब सारे हलवे मांडे तो आर्मी के लिए हैं। इन्होंने दिखाया है कि रिटायर्ड आर्मी जनरल्स इस वक्त कहाँ पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। चेयरमैन FPSC लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज रिटायर्ड चेयरमैन PPSC, कैप्टन रिटायर्ड मुनीर आजम चेयरमैन KPPC, और इस तरह पूरी लिस्ट है। मैं आपको लिस्ट बताऊंगा तो आप हैरान रह जाओगे, और इतनी लंबी लिस्ट आप बोर हो जाओगे। डिप्लोमेटिक पोस्ट पे एम्बेसडर्स जो लगे हैं, जॉर्डन में मेजर जनरल खुर्रम सरफराज खान, मालदीव्स में वाइस एडमिरल फैसल रसूल लोधी, नाइजीरिया में मेजर जनरल कामरान तबरेज सूर्या, श्रीलंका में मेजर जनरल नासिर नसीर, मेजर जनरल मुमताज हुसैन लीबिया में, एयर मार्शल मुगीज अफजल सीरिया में, मेजर जनरल कुंवर उस्मान अहमद खान
यूक्रेन में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर कतर में, जब आप हर चीज आर्मी वालों के लिए रखेंगे और सिविलियंस को कुछ नहीं देंगे तो वो मुल्क छोड़ के नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे। अजीज दोस्तों, यहाँ पे एक और मैं बात बता दूं, Pakistan is not known for being the cleanest place on earth. It's actually a dirty shithole full of terrorists. I've never heard anybody say that they want to go to Pakistan for vacation. ये आपने देखा, पाकिस्तान टेररिज्म में बिल्कुल इन्वॉल्व है, पाकिस्तान टेररिज्म का पाइनियर है, ये मैं बताता रहता हूँ। देखें, ये गफूरा याद होगा आपको, डीजी ISPR था, बाद में ये कोर कमांडर बलोचिस्तान भी बना था। ये अभी लश्कर तैयबा के सीनियर लीडर यासिर अरफात भट्ट से इस्लामाबाद में मिलता है और उसके साथ बैठ के घंटों डिस्कशन करता है। क्या करता है ये आपको अच्छी तरह पता है। इसी तरह पाकिस्तान का सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, वो भी यासिर अरफात भट्ट के साथ एक कॉन्फ्रेंस में शरीक होता है और वहाँ पे लश्कर तैयबा के इस टेररिस्ट, याद रहे लश्कर तैयबा पाकिस्तान में लीगली बैंड है, FATF को पाकिस्तान ने ये चूरन दिया कि इसको हमने बैन किया हुआ है, उसके साथ बैठ के गप्पे मार रहा है। कुछ तो पकड़ा है, कुछ तो पकड़ा है और ये भारत को देखना होगा कि क्या पक रहा है। इसका मैं आपके सामने कुछ चीज़ें लाऊंगा। ये देखें, 2 ब्रिटिश नेशनल भारत में नेपाल की तरफ से एंटर हो रहे थे, उनको गिरफ्तार किया है और उनको जेल हुई है। और इस तरह कई, एक US नेशनल है जेफरी स्कॉट पैथर, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे गिरफ्तार होता है, उसके पास से सैटेलाइट फोन निकलता है। कोलकाता से एक आदमी हलदार कौशिक, जो कि अमेरिका में रहता है, सेटल्ड है अमेरिका में, वो उसके साथ था। क्या करने आए थे मैं आपको काफी अरसे से नहीं बता रहा कि एक पूरा इंटरनेशनल नेक्सस है जो भारत के अंदर कुछ करना चाहता है। अब ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक बात नहीं रह गई। अभी भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब मिले थे बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से और उनको एक लिस्ट दी थी कि ये बांग्लादेश की खाली एयरफोर्स की लिस्ट है जिसमें ये एयरफोर्स के, बांग्लादेश एयरफोर्स के लोग पाकिस्तान आर्मी के लिए एजेंट बने हुए हैं और इन्फॉर्मेशन देते हैं बांग्लादेश की भी एयरफोर्स की पूरी एक्टिविटीज़ की, और जो भारत के हवाले से इनके पास इन्फॉर्मेशन होती है। बांग्लादेश की सरकार ने एक ऑपरेशन किया, 100 से ज़्यादा एयरफोर्स के ऑफिसर्स ISI के एजेंट निकले। ये एंड पे मैं डोवल साहब की एक छोटी सी एक आपके सामने स्पीच रख रहा हूँ। तो बाकी ये है कि अजीज़ दोस्तों, ये है इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान की। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। सोशल मीडिया के अंदर में ये देखा गया कि मान लिया जाए कोई घटना घटी, उसके अंदर में जो ट्रैश आना शुरू होता है वो पहले 4 घंटे 6 घंटे के अंदर में नैरेटिव को डोमिनेट कर देता है। उसके बाद में जो आते हैं उसके ऊपर में इतना अधिक ध्यान लोगों का नहीं जाता। इफ यू कुड बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स ऑफ समथिंग दैट इट इज दिस थिंग। अब ये भी होता है कि भाई अगर आपको कोई चीज रिपोर्ट नहीं करनी है तो आप फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट कैसे हो सकते हैं, पर ये हो सकता है। आप इसको किसी चीज को अगर आप सोचते हैं कि जैसे कोई घटना घट जाती है जिसमें ये आया कि फर्ज करिए कश्मीर के अंदर में किसी गांव के अंदर में कोई ऐसी घटना घटी जिसमें सोल्जर्स ने कोई ऐसा काम किया जो कि लोगों ने वो मतलब एक चीज अखबार में, तो फिर आप अपना सही पर्सपेक्टिव अपना थोड़ा पूछ के अपना थोड़ा सही करके अगर पहले 500-700 आइटम्स जो है उसके अंदर में एक सही पर्सपेक्टिव में एक सही चीजों को अच्छे रूप में बताया जा सके, उसके बाद में जब 3 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद में जब बाकी नैरेटिव शुरू होता है तब तक वो स्टिल हो जाता है। और हमारे यहाँ जो ज्यादा रीजनेबल वो आते हैं वो करीबन 12 घंटे 16 घंटे 18 घंटे के बाद है, उसको कोई नहीं पता। इट इज वेरी लेट।
ये है थोड़ा सा। बाकी मेरे ख्याल से देश के अंदर में पैट्रियट्स की कमी भी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं नेशनलिस्ट हैं, लिखते भी हैं, ये भी करते हैं, लेकिन उनके पास कुछ टाइम कम होता है, थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है। सोशल मीडिया को तो सोशल मीडिया के थ्रू ही काउंटर करना पड़ेगा। एक बात ये होती कभी कभी कि क्या सरकार को कानून बनाने चाहिए सोशल मीडिया के। अब कुछ तो है जहाँ पर किसी की लाइफ को थ्रेट है या कुछ है, लेकिन अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू लोगों की आवाज़ को ये करें, उसका नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा होगा। शायद इसका धीरे धीरे प्रभाव जो है सोशल मीडिया इतना प्रभावी नहीं रहेगा। सर,